Success Mantra. We shape future. Hello everyone, welcome to Success Mantra digital classes. Today we are going to discuss a disputable, a contentious yet relevant topic of judicial appointments in India. अभी कुछ दिनों पहले हमारे जो एक्स लॉ मिनिस्टर थे किरण रिजिजू और हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री धनखड़ जी ने कुछ स्टेटमेंट्स बनाए थे रिगार्डिंग द जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया। यहाँ मिनिस्टर्स और वाइस प्रेसिडेंट का कहना ये था कि लेजिस्लेचर को ज्यादा पावर मिलनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू जुडिशियल अपॉइंटमेंट, एंड दैट पर्टिकुलर set of sensational statements have made this particular topic relevant to the upcoming examination. So let's start. सबसे पहले कोई भी topic when it comes to law, so provisions becomes very important, especially when the provisions are relating to Constitution of India. So we will see what are the concerned provisions relating to the topic. So important provisions relating to the judicial appointment as far as the Constitution of India is concerned. That is Article 124 Clause 2, Article 74 and Article 50. Now, Article 124 Clause 2 just say that the President, after consultation with such of the judges of the Supreme Court and of the High Courts in the state, will make a decision on the appointment of the judges. मतलब प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या हाई कोर्ट के जजेस को। यहाँ पर आप एक फ्रेज देखिएगा, प्रेसिडेंट एज मे डीम नेसेसरी। दैट मींस कि आर्टिकल 124 क्लॉज 2 की बेयर रीडिंग हमें बताती है कि प्रेसिडेंट को थोड़ा तवज्जो दी गई, ज्यादा पावर दी गई कि प्रेसिडेंट एज ही मे डीम फिट। बट कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। कहानी हम आर्टिकल 74 देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो प्रेसिडेंट है, इट हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो द प्रेसिडेंट इन इंडिया कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली, इट हैज टू टेक एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हम पहले प्रोविजन समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिनेरियो कैसा है। तो आर्टिकल 74 ये कहता है कि देयर हैज टू बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर which will be headed by prime minister as the head and aid and advise the president, who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advices. So advice of executive becomes important. Now एक प्रोविजन आपका कहता है कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा चीफ जस्टिसेस को, दूसरा आपका कहता है प्रेसिडेंट कोई भी एक्शन लेने से पहले एड एंड एडवाइस लेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो यहाँ पर आपको प्राइमरीली और यहाँ पर आपको अपरेंटली एक विरोधाभास दिख रहा होगा। दैट मींस टसल बिटवीन द प्रोविजंस। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं आर्टिकल 50, दैट इज द पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पर हमारी एक एस्पिरेशन थी कि ओवर द टाइम जो स्टेट होगा, इट विल टेक स्टेप्स एंड इट विल एंडेवर टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब ये होगा कि ओवर द टाइम जुडिशरी विल बी एलिवेटेड टू सच अ लेवल दैट इट विल बिकम एन इंडिपेंडेंट बॉडी, and once it will become an independent body, interference by executive, interference by legislature, in this particular article they have mentioned the word executive, so let's confine to the word executive, will be not there. कोई भी intervention executive का नहीं रहेगा क्योंकि हम जुडिशरी को सेपरेट कर देंगे with from the executive actions. तो अगर अब आप यहाँ पे देखिए, अगर एग्जीक्यूटिव एक्शंस को हम सेपरेट कर देते हैं तो प्रेसिडेंट कैसे एक्ट एंड एडवाइस करेगा, राइट? तो अभी आगे देखते हैं कि और क्या कंसर्न प्रोविजंस है। Now see article 124 clause 2 we have read. I have just added article 124 so that you can understand कि क्रिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट का क्या रोल है। अब आप देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड until parliament by law prescribes a larger number of not more than 33 other judges, मतलब इंक्लूडिंग CJI प्लस 33 जजेस होते हैं। अब देखिए, पार्लियामेंट कैन ओनली इंक्रीज द नंबर ऑफ द जजेस। तो व्हेन इट कम्स टू सुप्रीम कोर्ट, दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग। नंबर ऑफ जजेस कितने होने चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग है, ये जुडिशरी के डिसीजंस को हैम्पर नहीं करते, और अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग है। तो यहाँ पर तो पार्लियामेंट को बोला गया कि आप कितने जजेस रखना चाहते हैं, या आपके पास पावर है, यू कैन डू दैट। ठीक है, वहीं आर्टिकल 217, ये तो अभी हमने देखा कि हम सुप्रीम कोर्ट में कैसे अपॉइंट करना है। आर्टिकल 217 इज कंसर्न्ड विद अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस।
यहां पर क्या एक चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है, देखिए प्रेसिडेंट एक बॉडी है, ठीक, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बॉडी है, और फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट एक बॉडी है, ठीक। अब एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी एक बॉडी है। तो हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इंगेज होंगी वो होंगी प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, सम जजेस और गवर्नर। तो आगे हम देखेंगे इसका प्रोसीजर, हम डिटेल में देखेंगे, बट दीज आर द कंसर्न प्रोविजंस। यहाँ पर by the value of the discussing or the importance of the discussing provisions was that so that you can be acquainted with the nuances of the provisions and you can spot that there are some differences within the provisions and some challenges which constitution itself pose। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now इसके बाद हम बैकग्राउंड एंड टाइमलाइन देखेंगे कि जो प्रेजेंट डे अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस है, वो जो कलेजियम का सिस्टम है, देयर इज अ कलेजियम सिस्टम व्हिच इज इन प्लेस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। ये कॉलेजियम हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रहा। अभी आपने आर्टिकल 124 देखा था, उसमें बोला कि प्रेसिडेंट विल कंसल्ट चीफ जस्टिस एज ही मे डीम फिट एंड देन अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो कलेजियम ये ओवर द टाइम जुडिशियल इंटरवेंशन के द्वारा बनाया गया, मतलब जुडिशरी ने इंटरवीन करके इसको बनाया, या आप इसको कह सकते हैं दिस इज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल क्रिएशन, ठीक है। क्योंकि जुडिशरी ने ऐसा क्यों किया ये भी हम देखेंगे। आर्टिकल 50 अपने ध्यान में रखिएगा डीपीएसपी के, कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड ओवर द टाइम स्टेट विल एंडेवर टू सेपरेट द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। अभी आप देखो, एक बैकड्रॉप में एक केस हुआ। पहले क्या होता था, जब कलेजियम नहीं था तो प्रेसिडेंट के पास पावर थी, प्रेसिडेंट के पास पावर थी मतलब एग्जीक्यूटिव जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं विच आर इलेक्टेड मिनिस्टर्स, उनके पास एक से था एज फार एज अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और कंसर्न। तो 1970s के टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में, एक केस जो सुप्रीम कोर्ट आया, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। अब ये केस क्या था ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम ये बस डिस्कस करेंगे कि एचआर खन्ना ने यहां पर माइनॉरिटी जजमेंट दिया था, वाइल जो अदर जजेस थे, माइनॉरिटी जजमेंट मतलब ही वाज नॉट इन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट कि आर्टिकल 21 सस्पेंड होना चाहिए इमरजेंसी के दौरान कि नहीं। तो जस्टिस खन्ना का कहना था कि आर्टिकल 21 ही तो एक रिकोर्स अवेलेबल है, जिस व्यक्ति की लाइफ लिबर्टी छीनी जा रही हो स्टेट के द्वारा, अगर हम इमरजेंसी के दौरान वही छीन लेंगे देन देयर इज नो वैल्यू ऑफ हैविंग अ रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो एचआर खन्ना का ये माइनॉरिटी जजमेंट था। माइनॉरिटी जजमेंट मतलब दिस वाज नॉट द इन कॉन्सोनेंस विद द मेजॉरिटी जजमेंट गिवन बाय द अदर जजेस। तो इसको एचआर खन्ना को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। He was fit to become the next Chief Justice of India while the government denied that thing, and then HR Khanna resigned. Or but he is still known as one of the stalwart of Indian jurisprudence and Indian judiciary. तो ये एक मैंने आपको ये बताया कि ये भी एक इशू था, ठीक है, कि ये आप एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस देखो कि जिसको बनना चाहिए था चीफ जस्टिस उसको नहीं बनाया, किसी और को बना दिया जो जिनके मेजॉरिटी जजमेंट था, या जो प्रो एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन या प्रो एस्टैब्लिशमेंट डिसीजंस देते हैं, राइट। तो आगे ये चीज सोची गई कि तो पहला एक केस आया 1981 में जिसको हम लोग फेमसली नोन एज फर्स्ट जजेस केस, ठीक है, फर्स्ट जजेस केस 1981 में। इसको एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस भी कहते हैं, यू कैन राइट इट, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है। तो इसमें प्राइमेसी दी गई कि द प्राइमेसी हैज टू बी गिवन टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक। बट आप देखो लास्ट में ये भी बोल दिया गया कि उनका जो रीजन है या उनका जो रिकमेंडेशन है इट कैन बी रिफ्यूज्ड ऑन कोजेंट ग्राउंड, इट वाज एन एक्सेप्शन गिवन। तो यहां पर कलेजियम का फॉर्मेशन नहीं हुआ, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश करी कि हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन को प्राइमेसी देने की कोशिश करें, बट उन्होंने एक्सेप्शन भी दिया कि आप कोजेंट केसेस में यू कैन रिफ्यूज। पर कॉलेजियम का निर्माण कैसे होता है, ये होता है 1993 में, मतलब 1981 के 12 साल बाद, 12 साल तक यही पोजीशन थी। 12 साल बाद कॉलेजियम का 1993 में फॉर्मेशन होता है, और ये बोला जाता है कि चीफ जस्टिस का जो ओपिनियन है वो सिर्फ चीफ जस्टिस का ओपिनियन नहीं है, इट इज एन ओपिनियन ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट इज द सुप्रीम कोर्ट।
है ना, कि चीफ जस्टिस उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो उनका इंडिविजुअल ओपिनियन ना होके एक इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन है, दैट इज द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अब देयर विल बी senior two senior most judges of the Supreme Court will also accompany the Chief Justice of India in deciding deciding for the appointment of the judges in the Supreme Court. तो यहाँ पर एक कॉलेजियम का निर्माण किया गया, एक कॉलेजियम का फॉर्मेशन किया गया थ्रू जुडिशियल क्रिएशन. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस जो उनके 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो कॉलेजियम का हिस्सा होंगे. 1981, ठीक है, सॉरी 1993 जब कॉलेजियम का निर्माण होता है. इसके बाद 1998 में इसी कॉलेजियम को एक्सटेंड कर दिया गया. अच्छा, जैसे ये एसपी गुप्ता केस था, ये वाला केस जो है आपका वो है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एओआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये हुआ आपका सेकंड जजेस केस 1993 में. थर्ड जजेस केस होता है आपका एक रेफरेंस केस है, स्पेशल रेफरेंस केस है 1998 का फर्स्ट स्पेशल रेफरेंस केस. ठीक है, रेफरेंस केस क्या होता है? अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट कैन आस्क फॉर द एडवाइसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज एडवाइजरी जुरिडिक्शन. तो रेफर करते हैं मैटर को सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट और उनसे एडवाइसेस मांगते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी जुरिडिक्शन को इन्वोक किया, प्रेसिडेंट ने इन्वोक किया, अंदर सुप्रीम कोर्ट गेव द डिसीजन कि जो कॉलेजियम है इसमें बस 2 नहीं होने चाहिए, 4 और सीनियर मोस्ट जजेस होने चाहिए. तो यहां पर जो कॉलेजियम बनता है उसमें सीजीआई होता है प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं. तो हमने देखा कि 1993 में कॉलेजियम की फॉर्मेशन होती है और कॉलेजियम का इट इज स्ट्रेंथेंड इन 1998. आगे देखते हैं. नाउ सी, इसके बाद क्या होता है कि 2014 में देयर इज अ शिफ्ट ऑफ गवर्नमेंट. विद द शिफ्ट ऑफ द गवर्नमेंट देयर इज अ चेंज इन पॉलिसी. ठीक है, तो नई गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट को लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को और एग्जीक्यूटिव को पावर देता है व्हेन इट कम्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस. तो इट इज नेसेसरी दैट हम पूरा पावर जुडिशरी को ना दे दें, क्योंकि सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस तो रहेगा ही नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर तो रहेगा ही नहीं. ठीक है, तो उन्होंने एक लॉ लेकर आए, जुडिशियल नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. ये 2014 में उन लोग लेकर आए और इस लॉ में हम इसका कंपोजिशन एनजैक का पढ़ेंगे, बट इस लॉ को ये 99th अमेंडमेंट 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये लॉ लाया गया था 2014 में. और एनजैक को पर 2015 में सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देता है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड करता है. तो दिस एनजैक was held as a unconstitutional law. तो इसको स्क्रैप कर देता है सुप्रीम कोर्ट. अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि एनजैक को क्यों स्क्रैप किया गया, थोड़ी सा हम उसका कंपोजिशन समझने की कोशिश करते हैं. आप अपने दिमाग में ये रखिएगा कि आर्टिकल 50 ये बोलता है कि हमें ओवर द टाइम जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना है. ये देखिए, आखिर ऐसा क्या था जो एनजैक के सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट इन एग्रीमेंट इन एक्सेप्टिंग एनजैक. अब देखिए आप यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कमिटी बननी थी, जो कमीशन बनना था, सॉरी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसका एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन होता? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एक, अब 2 अलग सीनियर मोस्ट जजेस भी होते सुप्रीम कोर्ट के. तो यहां तक तो सुप्रीम कोर्ट को कोई भी नुकसान नहीं है. फिर इसके बाद आता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ. ठीक, एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन. इसके बाद 2 सीनियर मोस्ट जजेस. ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का ही हो गया. प्लस इसके बाद यूनियन मिनिस्टर होते हैं लॉ के, प्लस 2 एमिनेंट पर्सन होते हैं. अब ये 2 एमिनेंट पर्सन, यहां पर देखिए आपको लगेगा कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ तक एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस है, बट अभी भी जो से है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ज्यादा है. बट यहां पर जो 2 एमिनेंट पर्सन है, इनको कैसे चुना जाएगा? ये जो 2 एमिनेंट पर्सन है इनको कैसे चुना जाएगा? इसके लिए भी एक कमेटी बनाई जाएगी. उस कमेटी में कौन कौन रहेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा. ये डिसाइड और
एक कोई एमिनेंट पर्सन होगा जो नॉमिनेट किया जाएगा SC ST और OBC से, ठीक है। तो जो 2 एमिनेंट पर्सन है, इसको चूज करने में कौन कौन हो जाएगा, CGI हो जाएगा, प्लस प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाएंगे। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट लोग हैं। तो यहां पर आप देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़कर बाकी सब पॉलिटिकल पोजीशंस है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा, जो उनका बेसिस था इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहने का, कि भाई एनजैक विल बी हैम्परिंग द इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस, ये एक तरीके से डी लेजिटिमाइज कर देगा हमको, ठीक है। हमारी पोजीशन जो हमने स्ट्रेंथन की है ओवर द टाइम एज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, उसको फिर डाइल्यूट कर देगा। तो उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनजैक को बोला, और एनजैक जजमेंट को ही 4th जजेस केसेस भी कई जगह बोला जाता है। आगे देखते हैं। अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन अभी भी कॉलेजियम की ही है। कॉलेजियम से ही जुडिशियल अपॉइंटमेंट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ मिलकर 4 सीनियर मोस्ट जजेस ये डिसाइड करते हैं कि हमें किसे आगे ले जाना है, किस जज को अपॉइंट करना है। और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट हो तो कैसे होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही रिकमेंड करता है कि मेरा अगला चीफ जस्टिस, मतलब मेरे छोड़ने के बाद मेरा अगला, इस इंस्टीट्यूशन का अगला चीफ जस्टिस कौन बनेगा। तो ये चीफ जस्टिस ही रिकमेंड करके जाता है फ्यूचर चीफ जस्टिस का नाम। तो ये एक कन्वेंशन चला आ रहा है जिसमें सीनियर मोस्ट जजेस का ही नाम, लाइक CGI के बाद जो भी सीनियर मोस्ट जज होता है उसका नाम ही रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हाई कोर्ट में थोड़ी सा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हाई कोर्ट में सबसे पहले जब नाम रिकमेंड करना होता है तो हाई कोर्ट की अपनी एक कमिटी बनती है। उस कमिटी में कौन होता है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, या यू कैन कॉल इट कॉलेजियम ऑल्सो, ठीक है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। व्हाट दे डू, दे मेक रिकमेंडेशन टू स्टेट गवर्नमेंट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट 2 जजेस के साथ बैठे, उन्होंने रिकमेंड किया स्टेट गवर्नमेंट को। अब हमने हाई कोर्ट का एक जो प्रोविजन था, हमने उसमें देखा था कि गवर्नर को भी लेना है। तो जब स्टेट गवर्नमेंट को गई बात तो गवर्नर के पास चली गई। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, उसको IB को भेज देता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो को क्यों भेजा जाता है? क्योंकि जज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, बीइंग अ जज। तो उसका बैकग्राउंड चेक, जिस भी व्यक्ति का नाम रिकमेंड किया जा रहा है उनका बैकग्राउंड चेक करने के लिए IB को भेजा जाता है। IB अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उसको सुप्रीम कोर्ट पे भेज देता है। सुप्रीम कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस का, वो बैठ के नाम रिकमेंड करता है, ठीक है। तो व्हेन इट कम्स टू हाई कोर्ट जजेस, कॉलेजियम का जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाता है। CGI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, और हाई कोर्ट लेवल पे भी CGI प्लस नॉट CGI, चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस की हेल्प लेकर हम उनको अपॉइंट करते हैं। तो ये सिनेरियो है अभी का। नाउ हम आगे देखते हैं कि फ्यूचर डिस्कोर्सेस इसमें क्या हो सकते हैं। नाउ सी, दीज आर द 2 स्टेटमेंट्स, इफ यू विल रीड इट, one statement is supportive of judiciary, that why executive and legislature should not interfere when it comes to judicial appointment. A troubling new development is the calculated attempt underway to delegitimize the judiciary. अब I am not telling कि ये statement बनाया किसने है ना, but this is a taken quote, some politician has made it. तो इसमें क्या बता रहा है कि अगर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के माध्यम से अगर कोशिश करता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट में अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने की, अपने से को बढ़ाने की, तो वो क्या कर रहा होगा? डीलेजिटिमाइज कर रहा होगा। पर ये एक एस्पेक्ट है। अब एक दूसरा आप स्टेटमेंट पढ़िए, द बेसिक ऑफ एनी बेसिक स्ट्रक्चर हैज टू बी द सुप्रीमेसी ऑफ द मैंडेट। नाउ व्हाट इज द सुप्रीमेसी ऑफ द मैंडेट ऑफ द पीपल? हम कैसे अपने आप को, हमारा मैंडेट क्या है? हमारा मैंडेट पार्लियामेंट से दिखता है, हम वोट देकर चुनते हैं पार्लियामेंट के लोगों को। Thus the primacy and sovereignty of the parliament and legislature is inviolable, ठीक है। तो यहां पर there is a tussle which is going on, this is a tussle of thought, this is a very contentious issue। इसमें अब आपको ये फ्यूचर डिस्कोर्स करना है, आपको ये सोचना है क्या जुडिशरी सही है? हमें आपको DPSP बताया, अगर जुडिशरी DPSP के बेसिस में अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रही है तो आप ये सोच सकते हो क्या DPSP प्राइमरी जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन से वो उसके ऊपर है। फिलहाल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन दे हैव डन सो, दे हैव held, they have declared ANJAC as unconstitutional. So this particular statement
for a time being it seems that this is fit, but this is also in the academic pursuit. You should also look in this aspect as well. So what is important for the examination point of view? The cases which we have discussed and the development which we have discussed. This particular discourse is for the academic pursuits. Thank you so much for your time, और हम आगे इसी तरह वीडियो के साथ आते रहेंगे.